हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। 2022 में आईएएस मेंस हुए हैं। अभी सितंबर है, अभी चल रहे हैं। तो ऐसे पेपर 1 हुआ है। तो ऐसे में देखिए आईएएस के लिए कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान दें। सबसे पहला क्वेश्चन है, आईएएस में ये 2 खंड हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी। इन दोनों में से आपको एक एक करना होता है। जो 120 मार्क्स का होता है, यानी कि 250 के 2 हो गए, 1000 to 1200 आपको मार्क्स का लिखना होता है। तो पहले क्वेश्चन पे हम बात करते हैं कि भाई ये जो ऐसे हैं ये किस पैटर्न पे किए जाते हैं। क्या ये टफ़ लिखने होते हैं, या मीडियम लिखने होते हैं, या नॉर्मल लिखना होता है। मतलब यूपीएससी आपसे डिमांड क्या करता है। तो देखिए पहला ऐसे, फॉरेस्ट आर द बेस्ट केस स्टडीज फॉर द इकोनॉमिक एक्सीलेंस, यानी कि आर्थिक समृद्धि हासिल करने के मामले में वन सर्वोत्तम प्रतिमान होते हैं। यानी कि आपके फॉरेस्ट ही डिटरमाइन करेंगे आपकी इकोनॉमिक एक्सीलेंस को, डेवलपमेंट को। अब हमें फॉरेस्ट के बेनिफिट तो बताने हैं, बट बेनिफिट ऐसे डायरेक्ट नहीं बताने हैं कि इन्वायरमेंट पे बेनिफिट है या ऐसे बेनिफिट है, आपके रोज़गार मिलेंगे, आपको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा। नहीं, इसमें हमें फोकस रखना होगा कि इकोनॉमिकली क्या बेनिफिट है। अगर मैं कुछ इसका एग्जांपल लूँ तो एक आपका टिम्बर मार्केट हो गया, आपका लकड़ी उद्योग हो गया है। दूसरा लेंगे कि ये आपकी डेवलपमेंट के लिए रॉ मटेरियल मैटर करते हैं। भाई आपके रॉ मटेरियल आपकी डेवलपमेंट को सस्टेनेबल करते हैं, यानी कि आपका संपोषणीय विकास करते हैं। इसके अलावा अगर फॉरेस्ट का एक एंगल और अगर हम इसके अंदर देखें, ये जो बताना चाहता है कि आपके जो फॉरेस्ट होते हैं वो फॉरेस्ट एक तरह से आपके जीवन रेखा होते हैं। और इकोनॉमी मतलब आपका राष्ट्र ग्रोथ करे, आपका राष्ट्र चलता रहे, आपका राष्ट्र का जीवन सही चले, उसके कनेक्शन को डालना है। इसमें फैक्चुअल नहीं लेना है हमें सिर्फ 1000 वर्ड के अंदर इस कनेक्शन यानी कि इसका बैलेंस बैठाना है कि इकोनॉमिक्स और फॉरेस्ट एक दूसरे से कैसे डिपेंड होते हैं और कैसे विदाउट फॉरेस्ट नो इकोनॉमी। सेकंड पे देखें, कवि संसार की अनधिकृत रूप से मान्य विधायक होते हैं। मतलब पोएट्स आर द अनअक्नॉलेज्ड लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब अनअक्नॉलेज्ड मतलब इनको हम इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, या आप उनको वेरीफाई नहीं कर रहे हैं। दुनिया में जितने भी पोएट होते हैं वो वर्ल्ड के सिस्टम को डिफाइन करते हैं। आपने देखा होगा वीर रस में देखा होगा, या आपने प्रेम रस में देखा होगा। आपने देखा होगा कि जो पोएट जो बात बताना चाह रहा है वो उस सोसाइटी का दर्पण होता है। अगर आप बात करें कि भाई आज की दुनिया में क्या चल रहा है तो उसके हिसाब से पोएम्स हैं, और अगर आज की दुनिया में क्या डिमांड है उसके हिसाब से पोएम है। तो पोएट्स को इससे कनेक्ट करता है कि ये एक तरह से साहित्य समाज का दर्पण होता है। ये उसी बात को कहना चाह रहा है, ये उसी एंगल में बात कहना चाह रहा है कि साहित्य जो समाज का दर्पण है। अब ये कहना चाह रहा है साहित्य कौन बना रहा है, पोएट बना रहा है ना, और समाज मतलब लेजिस्लेचर ऑफ द वर्ल्ड। ये एक थोड़ा हाइपोथेटिकल ऐसे है। अगर आपको लगता है कि आप इमेजिनरी चीज़ें अच्छी लिख सकते हैं, और आप मतलब ऐसी बातें जो आप सिर्फ सोचते हैं, जो हकीकत में इतनी नहीं होती, आप एक स्टोरी टेलर अच्छे हैं, आप एक कहानी अच्छे से बनाते हैं, उनके लिए सही था। इतिहास वैज्ञानिक मनुष्य के रोमानी मनुष्य पर विजय हासिल करने का एक सिलसिला है। मतलब हिस्ट्री इज द सीरीज ऑफ द विक्ट्रीज वॉन बाय द साइंटिफिक मैन ओवर द रोमांटिक मैन। मतलब कि हिस्ट्री क्या है, हिस्ट्री कह रही है कि जो लोग लॉजिकल हैं वही जीतेंगे। रोमांटिक यानी कि मतलब उस समय अपने आप को व्यस्त रखने वाले आलसी लोग, या ये मानिए कि जो लोगों को कल की कोई फिक्र नहीं है, जो तैयारी नहीं करते हैं, उनके ऊपर जीत होगी। बिल्कुल सीधी सी बात है। आप सीरीज़ देखिए हिस्ट्री की। अगर मैं इंडिया को एक एग्जांपल लेके चलूं तो भारत में किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पर ब्रिटिशर्स ने भारत को कॉलोनी बनाया किस आधार पर, एक साइंटिफिक थॉट के। ऐसा नहीं कि साइंटिफिक थॉट हमारे पास नहीं थी, बट हमारे यहाँ रोमांटिज्म ज़्यादा था। हम थोड़ा प्रैक्टिकल लाइफ को कम इंपॉर्टेंस दे रहे थे, हम हेमनली लाइफ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे थे। मतलब हम लोक की बात नहीं कर रहे थे, हम परलोक की बात कर रहे थे। लेकिन इस लोक में जीतने के लिए तो आपको थोड़ा साइंटिफिक होना पड़ेगा, उस एंगल की बात कर रहा है। जहाज बंदरगाह के भीतर सुरक्षित होता है, परंतु इसके लिए तो नहीं बना होता है। ए शिप इज ए हार्बर इज सेफ, ए शिप इन हार्बर इन सेफ, बट दैट इज नॉट शिप फॉर्मेट। मतलब कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि एक प्रोवर्ब होती है ना कि जहाज किनारे पर सुरक्षित है, पर वो इसके लिए बना तो नहीं है ना, वो बना तो अंदर जाने के लिए है, रिस्क लेने के लिए है, समुद्र को अंदर तक खंगोलने के लिए है, समुद्र के ऊपर चलने के लिए बना है। ये एक प्रोवर्ब है, ये एक मोटिवेशनल लाइन है। इसको आपको आज के प्रीपेक्स में इसको एक्सप्लेन करना था। कितना अच्छा क्वेश्चन था, शायद इस एग्जामिनर ने इसी को सिलेक्ट किया है।
छप्पर मरम्मत करने का समय तभी होता है जब धूप खिली हुई हो। मतलब टाइम इज रिपेयर द रूफ इज व्हेन द सन इज शाइनिंग। मतलब एक ये कहना चाह रहा है कि आप किसी चीज़ के लिए तैयार होते हो, या युद्ध के लिए, एग्ज़ाम के लिए, या किसी भी टफ टाइम के लिए, वो तब होता है जब सब चीज़ें सही हो, जब टाइम अप हो जाए, यानी कि चिड़िया चुग गई खेत, वो टाइम नहीं होता है। यानी कि एक कहानी भी तो थी ना, कि एक इसके ऊपर एक कहानी बनाई जा सकती है इस क्वेश्चन में। कहने का मतलब कि हमारे एनसीईआरटी में एक बार एक कहानी थी हिंदी में, कि आपसे पूछा जाता है, एक अमीर होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो एक नौकर अपने खेत के लिए रखना चाहता है। वो बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लेता है और उससे पूछता है कि बताइए आपकी क्या खास बात है। तो बहुत सारे लोग कुछ कुछ जवाब देते हैं। एक होता है आप लोगों जैसा जो आईएएस की तैयारी कर रहे होते हैं, वो बोलता है कि जब भी बारिश आएगी और जब भी तूफान आएगा मैं सो जाऊंगा। वो सोचता बड़ा बदतमीज आदमी है कि जिस टाइम बारिश होगी, तूफान आएगा, फसल खराब होगी, उस टाइम मैं सो जाऊंगा, ये क्या मतलब हुआ। परंतु उसका आंसर और उसका एटीट्यूड उसको थोड़ा अटपटा लगा, उसने उसी को हायर कर लिया। तो एक दिन सच में ही बारिश आ जाती है, तूफान आ जाती है, कि जो ज़मींदार होता है, लैंडलॉर्ड होता है, वो तो सोचता है कि मेरी तो सारी फसल ख़राब हो जाएगी। वो भागा भागा जाता है, तेज़ दौड़ा दौड़ा जाता है कि वो तो कह रहा था मैं सो जाऊंगा। जाके देखता है कि पूरी फसल अच्छे से मैनेज की गई है, जो उड़ने वाली होती है उसको बांध के एक साइड में रखा गया है, उनको सहारा दिया गया है। जिस तरह से फसल एक डिजास्टर में मैनेज की जाती है, उस तरह से मैनेज करके आराम से झोपड़ी के अंदर वो सो रहा होता है। तो देख के समझ जाता है कि इसकी बात का क्या मतलब था, यानी कि समय आने से पहले तैयार रहें। ये उसी एंगल में बात कर रहा है। कितना अच्छा क्वेश्चन था। मेरा बैड लक है कि मैं नहीं दे रहा हूँ आपकी बार। ठीक है, हाँ जी। तो कुछ डॉक्यूमेंट की प्रॉब्लम हो गई थी, उसकी वजह से। चलिए, आप उसी नदी में दोबारा नहीं उतर सकते। यू कैन नॉट स्टेप ट्वाइस इन द सेम रिवर। काट की आंडी बार बार नहीं चढ़ सकती ऐसे एंगल में। ये सारे हाइपोथेटिकल सेक्शन हैं। हर असमंजस के लिए मुस्कुराहट चुनिंदा साधन है। ए स्माइल इज ए चूजन व्हीकल फॉर ऑल एम्बिग्यूटीज। मतलब जितनी भी समस्याएं हैं, स्माइल उसका समाधान है। कितना अच्छा है, आप कितना अच्छा लिख सकते हैं हाइपोथेटिकल होके, ये उस पे है। केवल इसलिए कि आपके पास विकल्प है, इसका यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसमें से किसी को भी ठीक होना ही होगा। जस्ट बिकॉज यू हैव ए चॉइस इट डज नॉट मीन दैट एनी ऑफ देम हैज़ टू बी राइट। मतलब कितनी अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है आईएएस के लिए, कितना अच्छा पूछा गया है कि आप एक बात बताइए कि आपके पास जो विकल्प हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि वही सही है। हो सकता है कि जो सही है वो विकल्प में ही ना हो। तो इसको आपको अपनी टर्म्स में एक्सप्लेन करना है। आईएएस आपसे कितना हाइपोथेटिकल या आप कितना इमेजिनरी होने चाहिए, ताकि प्रॉब्लम्स को कितने अच्छे से समझ सके। आपका नज़रिया जानने की कोशिश की जा रही है, ऐसा क्वेश्चन था। वाकई में मज़ा आ गया। ऐसे क्वेश्चंस के लिए आपको तैयारी की ज़रूरत नहीं है, आपको रेगुलरली अपने आप के चिंतन करने की और अपने बुद्धि को तराशने की ज़रूरत है। अखबार पढ़ते रहिए, न्यूज़पेपर पढ़ते रहिए, ऐसे क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।